नमस्कार दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। भारत के अंदर अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, क्रीड के लोग रहते हैं और साथ ही में आप देखेंगे तो भारत के अंदर डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिखेंगी, साथ में टीयर 2 सिटीज दिखेंगी, साथ में आपको लाखों गांव दिखेंगे। दोस्तों, कुछ ट्राइबल पॉकेट्स भी हैं जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और अगर आप भारत के संविधान को देखें तो इसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं, जिसमें 5th शेड्यूल एक ऐसा है जिसमें कुछ स्टेट्स की लिस्ट दी हुई है। ये वो सारे स्टेट हैं जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज भी कहा जाता है इनको। दोस्तों, इन शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नेंस कैसे हो, ये शेड्यूल्ड एरियाज में जो ट्राइब्स रहती हैं उनके अपने कस्टम्स होते हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं और इन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बीच में किसी भी प्रकार की छेड़खानी को वो बर्दाश्त या सहन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वहां पर मेन स्ट्रीम लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसे ले जाया जाए, वहां पर एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, जो एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नेंस है भारत के अंदर, जिसको कहें कि पंचायत लेवल पे या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है भारत में, ये 1992 में हमारे संविधान में जोड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो पंचायत बनाता है, पंचायत को रिकॉग्निशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है, उस पंचायत का एक्सटेंशन ट्राइबल एरियाज में नहीं था। कहने का मतलब है, जब 1992 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड पंचायत बनाए गए तो जो 5th शेड्यूल के शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं थी कि वो अपनी खुद की ग्राम सभा बना ले, पंचायत बना ले, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत बना ले, जिला परिषद बना ले। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सुविधा उनको नहीं दी गई, बट कुछ 3 से 4 साल बाद इन 1996, आज ही के दिन दोस्तों 24 दिसंबर 1996 को पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट लागू हुआ था। और इसी के लिए भारत की जो सरकार है वो 2 दिन का पेसा महोत्सव, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया महोत्सव बना रही है। और इसी के लिए हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के, एक पंचायत जो 11th शेड्यूल के अंदर है, एक पंचायत ऐसी है जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आई है, जो आपने लगातार पढ़ी होगी और देखी भी होगी, हो सकता है आपने जाके वहां पर वोट भी दिया होगा। वो पंचायत एक 5th शेड्यूल के अंदर बनाई गई पंचायत से कैसे अलग है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आप सबका स्वागत है श्रीराम्स IAS के YouTube चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बिटवीन द पंचायत्स अंडर द 11th शेड्यूल एंड अंडर द पेसा एक्ट। कहने का मतलब है जो 5th शेड्यूल के अंदर पंचायत्स बनी है उसके बारे में। अब ये 5th शेड्यूल के अंदर नहीं बनी है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। यहां पर मेरा कहने का मतलब है 5th शेड्यूल के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर शेड्यूल्ड एरियाज हैं, यहां पर जब पंचायत का एक्सटेंशन हुआ तो वो पंचायत के नेचर में, वो ग्राम सभा के नेचर में, और जो 11th शेड्यूल के अंदर बनी हुई पंचायत और ग्राम सभा है, इनके नेचर में क्या फर्क है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरूरत क्यों पड़ी पंचायत को ट्राइबल एरियाज में ले जाने की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच ले जाने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो देखिए दोस्तों, इनएडिक्वेसी ऑफ अ यूनिफॉर्म मॉडल, कहने का मतलब है अगर आप 11th शेड्यूल के अंदर जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसको देखेंगे तो लगभग सारे स्टेट्स में एक यूनिफॉर्म तरीके का मॉडल है जो इंप्लीमेंट होता है। ऑल्दो पार्लियामेंट ने पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से एक मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल के बेसिस पे पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। बट लगभग अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो प्रोविजंस है वो लगभग सारे स्टेट्स में सेम होते हैं, कुछ 19-20 का फर्क होता है। बट अगर आप ट्राइबल एरियाज को देखें तो भाई इनके तो कस्टम्स अलग हैं, ट्राइबल्स के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, अपने खुद के सेल्फ गवर्निंग सिस्टम होते हैं, साथ ही साथ में उनकी अपनी एक जुडिशियल सिस्टम भी होती हैं, नॉन कोडिफाइड लॉज भी होते हैं। तो भाई हमको ये चाहिए था कि एक यूनिफॉर्म मॉडल उन पर ना थोपा जाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन 1996
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज वाज इंप्लीमेंटेड। अब पंचायत का एक्सटेंशन तो हो गया शेड्यूल्ड एरियाज में, बट उसका नेचर जो है वो 11th शेड्यूल के अंदर बनी हुई पंचायतों जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पंचायत का भी, ग्राम सभा का भी, वो सब भी देखेंगे। तो देखिए ट्राइबल सोसाइटीज जो रहती हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कस्टमरी लॉज उनके थोड़े अलग होते हैं, साथ में कम्युनिटी ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, वो लैंड के हो, फॉरेस्ट रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्सेज हो, इन सब की ओनरशिप कम्युनिटी के हाथ में रहती है। साथ में ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस, उनके अपने खुद के तरीके के गवर्नेंस सिस्टम होते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ लॉ रहते हैं, नॉन कोडिफाइड लॉ रहते हैं, कस्टम्स पे डिपेंडेंट लॉ रहते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन कैसे मिला इनको? पेसा एक्ट 1996 से। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, और ये शेड्यूल्ड एरियाज कहां पर डिफाइंड है? 5th शेड्यूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। लीगल बेसिस अपन ने देखा, बट पंचायत जो 11th शेड्यूल में आई हैं वो आई थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। अब 11th शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक शेड्यूल था जो जोड़ा गया था, पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, और इस शेड्यूल के अंदर करीब 29 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन 29 सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व कर सकती है। 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो पावर है लॉ बनाने की, जो पावर है उन चीजों को एग्जीक्यूट करने की, वो पंचायत को दे सकती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जैसा करती हैं अपने हिसाब से। ऐसे 29 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे 29 सब्जेक्ट्स को आप डिवॉल्व कर दो, हो सकता है कि कम भी हो जाए, बट 29 मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करना चाहिए, वो पावर पंचायत को देनी चाहिए। इट अप्लाइज टू द नॉन शेड्यूल्ड रूरल एरियाज, बट यहां पर जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 5th शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर ही हो रही है। देखिए जो पीसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, ये कहां पर लागू होता है? ये उन्हीं राज्यों में लागू होता है जो राज्य 5th शेड्यूल के अंदर आ रहे हैं। और 5th शेड्यूल के अंदर कौन से राज्य आ रहे हैं, कौन से स्टेट्स हैं? ये वो सारे स्टेट्स हैं जहां पे सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज देयर। तो भाई किसके पास पावर होती है 5th शेड्यूल में डालने की किसी भी एक स्टेट को? ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब ही हैं जो 5th शेड्यूल के अंदर किसी भी एक स्टेट को डालते हैं। ऐसे अभी 10 स्टेट हैं जहां पे ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, और ये सब 5th शेड्यूल्ड एरियाज में आते हैं। तो जो पंचायत का एक्सटेंशन हुआ वो इन्हीं 10 राज्यों में हुआ, उन इलाकों में हुआ जहां पर 11th शेड्यूल या फिर पार्ट नंबर 9 73rd अमेंडमेंट लागू नहीं था। अब वहां पर भी पंचायत लागू हो चुकी हैं और हुए करीब 30 साल हो गए। फिलॉसफी क्या है दोस्तों? गवर्निंग फिलॉसफी क्या है? इन दोनों के बीच में गवर्निंग फिलॉसफी का क्या डिफरेंस है? अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप 11th शेड्यूल के अंदर अगर देखें, आप 73rd अमेंडमेंट से जो 11th शेड्यूल जोड़ा गया उसके अंदर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए जोड़ा गया था। कहने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ स्टेट के हाथ में ना रहे, वो थोड़ी लोकल लेवल पर भी डिवॉल्व हो जाए। बट यहां पर क्या है, जो पंचायत का एक्सटेंशन किया गया शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर, यहां पे जो गवर्नेंस फिलॉसफी थी वो थी सेल्फ रूल की। क्योंकि हमने देखा दोस्तों पिछले स्लाइड में कि यहां पर जो कस्टमरी लॉज होते हैं, कम्युनिटी ओनरशिप होती हैं, वो अलग प्रकार की रहती हैं। इन पर मॉडर्न गवर्नेंस के स्ट्रक्चर थोपे नहीं जा सकते। इस वजह से टू मेंटेन देयर ट्राइबल कल्चर, देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक अलग प्रकार की फिलॉसफी का इस्तेमाल किया गया। और वो क्या फिलॉसफी थी? वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, बल्कि वो सेल्फ रूल था। नॉट मेयर सेल्फ गवर्नमेंट बट सेल्फ रूल, कि आप अपने हिसाब से लॉ बनाइए, आप अपने कस्टम्स के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से लॉ बनाइए, आप उनको इंप्लीमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ ग्राम सभा।
ग्राम सभा का क्या रोल है, दोनों के बीच में अगर आप फर्क देखना चाहें तो देखिए, ग्राम सभा अगर यहां पे देखेंगे तो एक बॉडी ऑफ वोट्स है। कहने का मतलब है सारे वो लोग जो गांव में एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उन सब का नाम ग्राम सभा के अंदर आ जाता है। बट यहां पर क्या है, ग्राम सभा इज अ कोर अथॉरिटी, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। ग्राम सभा के डिसीजन के बिना या फिर परमिशन के बिना बहुत से ऐसे काम हैं जो पंचायत कर ही नहीं सकती है। यहां पर ग्राम सभा एक एडवाइजरी बॉडी है, बट यहां पर ग्राम सभा के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अपने लैंड रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो बिना ग्राम सभा के परमिशन के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सारी पावर्स 11th शेड्यूल में नहीं है ग्राम सभा के पास, बट पेसा एक्ट के अंदर ये सारी पावर है। विलेज में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हैबिटेशन और हैमलेट्स। देखिए वहां पर जो यहाँ पे विलेज की जो डेफिनेशन है वो बहुत आसान हो जाती है, क्वांटर्स जो हैं ढूंढना वो बहुत आसान हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है, क्योंकि ट्राइबल्स को अगर आप क्लोजली जाके देखें तो वो हैमलेट्स में रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, और एक विलेज पंचायत या फिर एक ग्राम सभा के अंदर ऐसे कई सारे विलेजेस या हैमलेट आ सकते हैं, और उनके पास जो पावर है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और ये सब जो काम करती हैं अपने लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से ही करती हैं। अब व्हाट आर द पावर्स टू द ग्राम सभा? यहां पर जो ग्राम सभा है 11th शेड्यूल के अंदर, इसका कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ काम नहीं है। ये इसके जो डिसीजंस हैं वो कुछ मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, इसके बहुत कम एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। बट यहां पर देखिए क्या होता है, इट अप्रूव प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, इट आइडेंटिफाइज द बेनिफिशियरीज कि अगर कोई स्कीम या पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो उसका फायदा किन किन को जाना चाहिए, ये सारे काम कौन करता है, यहां पर ग्राम सभा कर रही है। इश्यूज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। मान लीजिए एक विलेज पंचायत ने या फिर ग्राम सभा ने कुछ काम करा और काम करने के बाद कुछ फंड्स उसके लिए आए, और वो जो फंड्स हैं वो वापस ग्राम सभा के पास जाते हैं, ये देखने के लिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ ये देखने के लिए कि फंड्स को ठीक से खर्च किया गया है कि नहीं, पर्पस के लिए खर्च किया गया है या नहीं। तो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी इनके सिस्टम में बिल्ट इन ही आती है, पूरा प्रोग्राम बिल्ट इन रहता है अकाउंटेबिलिटी का। साथ में जो यहां पर ग्राम सभा है, इट सेफगार्ड्स द कल्चर एंड ट्रेडिशन, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड कस्टमरी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है ये वहां के लोकल लॉज के हिसाब से, कस्टमरी कल्चरल लॉज के हिसाब से होता है, कोई कोडिफाइड चीजें नहीं रहती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो एक नॉर्मल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, पंचायत रहता है, इनके पास कितना पावर है वर्सेस जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर जो शेड्यूल जो पंचायत बनी गई हैं, जो ग्राम सभाएं बनाई गई हैं 5th शेड्यूल के इलाकों के अंदर, उनके पास कितना ज्यादा पावर है। देखिए 11th शेड्यूल में जो पंचायत बनी हुई हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल लार्जली विद द स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज का, बट यहां ऐसा नहीं है। ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइज विद द ग्राम सभा। साथ ही साथ में दोस्तों कंट्रोल ओवर द माइनर वाटर बॉडीज, विलेज मार्केट्स एंड कम्युनिटी एसेट्स आल्सो लाइज विद द ग्राम सभा। मैं कह रहा हूं कंट्रोल, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बट इधर जो पेसा पंचायत है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो ग्राम सभा का है। मतलब ऑफ कोर्स यहां की ग्राम सभा इज फार मोर पावरफुल देन द ग्राम सभा विच यू सी अंडर 11th शेड्यूल। अब दोस्तों लैंड डेवलपमेंट, देखिए लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लैंड से ट्राइबल्स लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। अगर आप उनके लैंड्स लेंगे तो देखिए
रिवॉल्यूशन भी हुए हैं पास्ट में, बहुत सारे पीजेंट्स और ट्राइबल रिवॉल्यूशन हमने पढ़े हैं। और ट्राइबल रिवॉल्यूशन का जो मेन कारण था वो था इंटरफेरेंस उनके कस्टम्स में, उनके ट्रेडिशंस में। वो था कि उनके लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज उनसे छीन लिए जा रहे हैं और उस चीज को वो सहन नहीं करते हैं। तो भारत की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड that these areas, the scheduled areas must have their own system of governance। और इसमें आगे बढ़ के देखते हैं कि जो लैंड है उसके साथ क्या किया गया। देखिए, लैंड एक्विजिशन अगर 11th शेड्यूल के अंदर हो रहा है तो यहां पर स्टेट ड्रिवन होता है। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा से होता है। यहां पर कोई भी जो डिसीजन पंचायत द्वारा लिया गया है वो कोई मैंडेटरी नहीं होता है। बट इधर क्या होता है, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया है, यहां क्या होता है, मैंडेटरी कंसल्टेशन। आपको अगर किसी भी प्रकार का लैंड एक्विजिशन करना है तो पहले आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी, उसके बिना आप किसी भी प्रकार का लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते। ठीक है। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन भी अगर आपको करना है तो मैंडेटरी कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। They have, means the Gram Sabha have the power to prevent the land alienation and to restore the unlawfully alienated tribal land। अगर कोई लैंड ले भी लिया है तो ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो उसको रिस्टोर कर सकती है। अब ये बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत वाइड पावर्स हैं जो पंचायत को या फिर कहें कि ग्राम सभा को दी हुई हैं पीसा एक्ट के थ्रू। तो आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंचायत्स, ग्राम सभा। दो अलग अलग इलाकों में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग इलाकों में जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा अलग है। आपको पता चल रहा होगा कि 11th शेड्यूल के अंदर जो पंचायत बनी हुई है वो कितनी ज्यादा कंट्रोल्ड है स्टेट गवर्नमेंट से, जबकि पेशा के अंडर जो पंचायत बनी हुई है वो स्टेट से इतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं है। वहां पे ग्राम सभा के पास बहुत सारे पावर्स हैं और ग्राम सभा जब तक परमिशन नहीं देगी बहुत से काम नहीं हो सकते, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये सारे काम विदाउट द परमिशन ऑफ द ग्राम सभा नहीं हो सकते। इकोनॉमिक और सोशल रेगुलेशन की बात करें तो 11th शेड्यूल में जो पंचायत्स हैं उसमें लिमिटेड रेगुलेटरी पावर्स होती हैं। ठीक है, इट हैज अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द स्टेट डिपार्टमेंट्स। बट अगर आप पैसा की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ग्राम सभा एंड पंचायत्स आर एम्पावर्ड टू रेगुलेट द सेल कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। किस प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स आप वहां पर सेल कर रहे हैं या आप उस एरिया के अंदर परचेज कर रहे हैं, इन सब का जो कंट्रोल है वो ग्राम सभा के पास है। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की मनी लेंडिंग हो रही है टू द शेड्यूल ट्राइब्स, वो भी किसके हाथ में है, उसका कंट्रोल और सुपरविजन ग्राम सभा के पास। विलेज मार्केट्स जो रहते हैं, अब यहाँ मार्केट्स में क्या होता है, कई बार बाहर के लोग, बाहर के एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो विलेज मार्केट्स जो हैं इनसे रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो भी किसके पास हैं, ग्राम सभा के पास है। यहां पे कंट्रोल द सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शनरीज। ये जो सोशल सेक्टर्स होते हैं इसमें कई चीजें आ सकती हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग आ सकती है, वहां के मैरिजेस या डिवोर्सेस या कुछ भी चीज ऐसा आ सकती है। और अगर उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं तो जो उसके फंक्शनरीज हैं वो भी किसके कंट्रोल में है, ग्राम सभा के कंट्रोल में। यहां पे ये सारे, अगर आप 11th शेड्यूल से इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। अगर पंचायत को दिए भी हुए हैं तो पंचायत को कई बार स्टेट गवर्नमेंट ओवरराइड कर देती है। फंड्स की बहुत हैवी कमी होती है जिसकी वजह से यहां पर पंचायत ठीक से काम कर ही नहीं पाती। बट यहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इज गिवन टू द ग्राम सभा। यहां पे ग्राम सभा है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, डाइल्यूट भी की जा सकती है बट यहां पर डाइल्यूट करना बहुत बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स डाइल्यूट यहां पर भी की जा सकती है बट इतने आसानी से नहीं, क्योंकि ग्राम सभा के ऊपर बहुत से ऐसे दारोमदार हैं, बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अगर ग्राम सभा ना हो
तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन इन ट्राइबल एरियाज में या फिर शेड्यूल्ड एरियाज में कहूं तो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कस्टमरी लॉज के बारे में। अगर 11th शेड्यूल वालों में देखेंगे तो आप नो रिकॉग्निशन ऑफ द कस्टमरी लॉ, बट यहां तो सब कुछ कस्टमरी लॉ से ही चलता है, यहां तो सब कुछ कल्चर के हिसाब से ही चलता है। रिलीजन्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस आर देयर, कस्टमरी लॉज आर देयर, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स आर देयर। सिमिलरली इंप्लीमेंटेशन रियलिटी क्या है भाई इसकी, रियलिटी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट। अगर आप देखें तो देखिए हर एक स्टेट को एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट द्वारा 73rd अमेंडमेंट के अंदर कि वो अपने हिसाब से पंचायत बना सकते हैं, उनको कितनी पावर देनी है वो देख ली जाए। 11th शेड्यूल बनाकर डाल दिया है, उसमें 29 आइटम्स को लिस्ट कर दिया है कि इनमें से कितने आपको डिवॉल्व करने हैं, आप देख लीजिए। फंड्स के लिए काफी ज्यादा जो पंचायत हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। ये एक असली रियलिटी है 11th शेड्यूल के अंदर आने वाली पंचायत की। बट जो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज हैं, यहां की जो पंचायत हैं ये थोड़ी सेल्फ रूल करते हुए आपको ज्यादा दिखेंगी। आपको दिखेगा कि ये जो सारी पंचायत हैं वो कहीं ना कहीं अपने कस्टम से, अपने रिलीजन से बंधी हुई हैं, उन्हीं के रूल के हिसाब से चलती हैं। यहां तक कि उनका खुद का एक जुडिशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं और बाहर से किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं होती है। बट यहां पर भी ऐसा नहीं कहेंगे कि देखिए इनके पास लैंड लॉज, माइनिंग लॉज, फॉरेस्ट लॉज से रिलेटेड बहुत ज्यादा पावर्स हैं ग्राम सभा के पास। बट यहां पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि ग्राम सभा के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो स्टेट के द्वारा डाइल्यूट नहीं की जा सकती हैं, की जरूर जा सकती हैं बट काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक तरह का मैं कहूं कि क्रिटिसिज्म रहेगा या फिर एक शॉर्टकमिंग रहेगी इस तरह के सिस्टम की, जहां पर इतनी वाइड पावर्स दी गई हैं पीसा को, उसके अंदर जो पंचायत इलाके हैं उनको। तो दोस्तों आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको मेंस का एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो, उसके लिए पता होना चाहिए कि अगर पंचायत सिस्टम अपने देश में है तो क्या वो हर इलाके में सेम है या अलग अलग है। क्या जो ग्राम सभा हर इलाके में है उसके पास सेम पावर है या अलग अलग पावर है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो इतने सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जिनको बोलते हैं, उनके अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम है वो किस तरह से चलता है। आपको पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बीच में क्या फर्क है। यहां पर करीब 10 स्टेट्स हैं बट यहां पर 4 स्टेट्स हैं। इन दोनों के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन जो 4 स्टेट्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, इनके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स भी होते हैं और इनकी एक काउंसिल होती है। और यहां 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होती है। ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर को सीधा एडवाइज करती है और इस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं जो उस ट्राइब से निकल के आ रहे हैं, जो ट्राइब वहां उस स्टेट में रहती है। और दोस्तों गवर्नर के हाथ में यहां पर बहुत ज्यादा पावर रहती है। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ है या फिर पंचायत पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया लॉ है, उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करना है, उसको मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट करना है या बिल्कुल इंप्लीमेंट ना करना है, ये सब पावर भी गवर्नर के हाथ में रहती है। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं गवर्नेंस के अपने देश के अंदर। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया, इतना काफी नहीं है। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। जम्मू कश्मीर की है, दिल्ली की है, पुदुचेरी की है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 11th शेड्यूल के अंदर एक विलेज पंचायत होती है, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट क्या ये सारी चीजें ट्राइबल इलाकों में भी चलेंगी? 5th शेड्यूल के इलाकों में, 6th शेड्यूल के इलाकों में? ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।